everyone, my name is Aksha. I welcome you all on my YouTube channel Aksha Tutorials. So class 12, in our previous lecture, in the last we have discussed about the events in sexual reproduction. तो if you remember, अगर आपने स्लाइड वीडियो देखी है तो you must be known कि मैंने आपको 3 events sexual reproduction में जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताया था that there are 3 types of events taking place in case of sexual reproduction. One are the pre-fertilization events, third one is the fertilization itself, and rest are the post-fertilization events, right? So let's start with the pre-fertilization events in today's class. तो बच्चे pre-fertilization events, fertilization का मतलब है the fusion of the two gametes. When two gametes, obviously we are discussing about the sexual reproduction. तो मैंने आपको बताया था sexual reproduction is the one in which two gametes are present. One is the male, other one is the female. When they both gametes will fuse together and join, that process of reproduction is sexual reproduction, and the combination of those two is called as fertilization. तो fertilization होने से पहले के जो events हैं that will be regarded as the pre-fertilization events. Pre-fertilization events में हमारे दो points आएंगे, दो processes will be involved. One is the gametogenesis and second one is the gamete transfer. देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो. फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन में आपको क्या चाहिए? दो गैमीट्स, मेल और फीमेल, तो वो पहले बनेंगे, उनकी फॉर्मेशन होगी. दैट प्रोसेस इज गैमीटोजेनेसिस. टर्मिनोलॉजी पे फोकस करो. गैमीटो मतलब गैमीट्स, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन. तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया आपका? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट इज गैमीटोजेनेसिस, पहला पॉइंट. अब मेल और फीमेल गैमीट्स बन गए, दे हैव बीन फॉर्म्ड. नेक्स्ट स्टेप, अगर वो बन गए तो उनको एक दूसरे से पास आना है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो वो पास कैसे आएंगे? दैट विल बी वाया द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज गैमीट ट्रांसफर. दे विल ट्रांसफर टू ईच अदर. तो ये दोनों पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन डिटेल. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज गैमीटोजेनेसिस. तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट टर्म गैमीटोजेनेसिस सिंपल रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, राइट? अब ये गैमीट्स किस तरह से हो सकते हैं? देयर आर diversity in the sexuality of organisms, like some organisms could be having isogametes. कुछ ऐसे gametes होते हैं, they are isogametes. Again biology terminology term पे focus करो. iso का मतलब क्या होता है? same. isogametes को हम homogametes भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि homo का मतलब भी क्या होता है? same. यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे आइसोगेमीट्स और होमोगेमीट्स का मतलब है जिसमें मेल और फीमेल गेमीट्स दे बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. दे आर मॉर्फोलॉजी टोटली सिमिलर टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एन सिंपल एल्गे, क्लैडोफोरा. यू नो व्हाट द क्लैडोफोरा इज? इट इज अ टाइप ऑफ एन एल्गे. इसमें ना सपोज दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल. ठीक है, मैंने तो आपको बना दिया और बता दिया जी ये मेल है, ये फीमेल है. आप इसको देख रहे हो, कैन यू डिस्टिंग बिटवीन दीज टू? कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है? दे आर मॉर्फोलॉजिकली टोटली आइडेंटिकल टू ईच अदर. तो इस तरह के गैमीट्स जिसको हम देख के नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है, दे आर बोथ कैरेक्टराइज्ड विद बोथ फीचर्स आर टोटली सिमिलर टू ईच अदर. दे आर कॉल्ड एज आइसोगेमीट्स और होमोगेमीट्स. वन मोर टर्म यू कैन ऐड, दैट इज होमोथैलिक. Yes, this term is used in case of some lower organisms like fungi वगैरह. Okay, so this was about the homogametes, the gametes which are totally identical to each other. Now there are some other gametes which are, अब इनके एंटोनियम की बात करें, isogametes, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? anisogametes. homogametes का उल्टा क्या हो जाएगा? heterogametes. Homothallic की जगह we use the term heterothallic. Again this term is used in the lower organisms like in fungus. ये वही चीज क्या जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स होंगे, they will be totally different from each other. For example, we the human beings,
आपको पता है ह्यूमन बींग्स के केस में द मेल गेमीट इज कॉल्ड एज स्पर्म, तो इट इज हैविंग अ डिस्टिंक्ट हेड एंड अ टेल, राइट, सपोज दिस इज द स्पर्म। और दूसरी तरफ जो फीमेल गेमीट है, दैट ओवम, दैट इज स्फेरिकल इन शेप एंड इज लार्ज इन साइज। स्पर्म्स आर स्मॉल इन साइज एंड दे आर मोटर। रीजन भी है उसके पीछे कि क्यों दीज आर द स्मॉल इन साइज, वो हम सारा अभी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ से एक चीज तो कंफर्म है कि ये दोनों आपस में देखने में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। दिस इज समवट डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली, राइट। दैट मीन्स दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर द टर्म्स हेटेरोगेमेटिक और एनाइजोगेमीट्स। अच्छा, गेमीट का मतलब क्या है, ये समझ आया? गेमीट का मतलब होता क्या है? व्हाट आर एक्चुअली द गेमीट्स? What is the meaning of this term gamete? Gamete, gamete, gamete. हर वक्त हर चीज पे gamete की बात हो रही है, चाहे asexual है, sexual reproduction. What is actually this gamete? Gamete is the cell having haploid set of genome, haploid set of genes, haploid set of chromosomes, in which chromosomes are not present in pairs. Only single chromosome is present in case of haploid gametes. The haploid gametes combine together and then form a diploid, right? जैसे हमने ह्यूमन बींग्स की बात की है, उनके गेमीट्स की बात की है, तो चाहे वो मेल गेमीट है, स्पर्म है, चाहे वो फीमेल गेमीट है, ओवम है, they both will be having haploid set of chromosomes which will fuse together and then they will form diploid zygote. So what is actually the gamete? Gamete is the cell containing haploid set of chromosomes. चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, gamete will always be having haploid number of chromosomes. Do remember this, it's very 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 important. Okay? अच्छा, चलो अब आइसो एंड आइसो इनकी बात हो गई है मीट्स की, थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में देयर हैज बीन अ टर्म्स यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, उसके बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा उनको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देयर कुड बी द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंसिडर्ड एज द यूनिसेक्सुअल एंड देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंसिडर्ड एज द बाइसेक्सुअल। तो जिनको याद है दे कैन रिवाइज, जिनको नहीं याद है व्हिच आर as we are observing for the first time, then just listen. Bisexual, bi means two. So the organisms which are having both of the gametes, male and the female gametes in a single organism. एक ही organism है, उसी में male gamete भी present है, उसी में female gamete भी present है, then that organism is considered as bisexual. All right. There is one more term used for bisexual organisms as well. There is monoecious. Very 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 important. Now again going on to the term, जैसे कि मेरा फंडा मैं हमेशा कहती हूँ टर्म्स में घुसा करो. Mono means one, oecious means body. तो एक ही बॉडी है, उसी में दोनों के मीट्स प्रेजेंट है, चाहे मेल के मीट है चाहे फीमेल के मीट है. They are called as monoecious, मतलब bisexual और monoecious, they both are the same. Getting my point? It's very 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 important. Bisexual and monoecious terms are same. In case of some organisms, these are also considered as hermaphrodite. Hermaphrodite भी बोलते हैं इनको. The organisms which are having both the sexes, both the gametes, male and female, only a single organism. They are also used to be called as hermaphrodite. All right. अगर इसकी दूसरी term की बात करें, unisexual. Unisexual that means एक ही reproductive organ होगा, either the male or the female in a single body, जैसे humans, right? तो unisexual, uni मतलब one, that means single organism is present, single organ is present, either the male or the female. और इसी के साथ हम दूसरा term जो use करते हैं, that is dioecious. Again, di means two, oecious means body. दो bodies हैं, मतलब दो अलग अलग bodies हैं, एक में male है एक में female है. Again वही मतलब हो गया unisexual. Are you getting my point? These are very 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 important terms. इसमें सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते होते हैं, इनकी एग्जांपल्स पूछ सकते हैं आपसे, आप एग्जांपल कर सकते हो. बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल बाइसेक्सुअल क्या है? जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों चीजें प्रेजेंट हैं. लाइक इन द केस ऑफ अर्थवर्म. अर्थवर्म इज हैविंग बोथ मेल एंड द फीमेल ऑर्गन्स इनसाइड इट. फॉर एग्जांपल लीच. For example, tapeworm.
For example, sponges. These all are bisexual. Sponges belongs to which phylum? अब तक याद हो गया होगा. Porifera, tapeworm, platyhelminths. याद करने हैं सबके phylums. ठीक है? Okay. Monoecious. हम plants के example भी कर सकते हैं इनमें unisexual monoecious. Monoecious example could be coconut. Right? It could be the example of cucurbits. These are the examples given in your NCERT. तो इन एग्जाम्पल्स को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते. NCERT का एक एक वर्ड, एक एक एग्जाम्पल यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू लर्न इट. These must be on your fingertips. अगर हम यूनिसेक्सुअल डायोइशियस ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेक्सुअल एग्जाम्पल कुड बी द कॉकरोच. इनकी हम अभी बात करने में लगे. आपके एनसीईआरटी में देयर आर गिवन सम डायग्राम्स, तो उनकी अभी हम डिस्कशन करते हैं. उनकी सेक्सुअल डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स क्या है, कैसे है, वी विल डिस्कस इन डिटेल. उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स में. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. डायोइशियस में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो देयर कुड बी द एग्जांपल ऑफ पपाया, एग्जांपल डेट पाम. These are all the examples which are very important. मैं आपको वही एग्जाम्पल करवा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, स्पेसिफाइड है. तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनमें से आपने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है. इज इट क्लियर? समझ आ रही है? आई होप यू ऑल आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज. इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है. राइट? अपनी एनसीईआरटी, जिनके पास एनसीईआरटी, प्लीज ओपन अप योर एनसीईआरटी, योर पेज नंबर 12. दैट page is containing some diagrams we are going to discuss about. Please open it up. Page number 12 probably. It is containing some sort of diagrams that is representing the diversity in sexuality in organisms. उसमें जो सबसे A part में जो diagram given है, that is representing the case of earthworm. And earthworm अभी हमने बात की. earthworm is बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल का मतलब है, अब ध्यान से देखो, एक तो अर्थफॉर्म का मॉर्फोलॉजिकल बाहर वाला अपीयरेंस दिया हुआ है और उसके साथ ही उन्होंने एक उसका इस तरीके से गिवन है बॉडी, जिसमें उन्होंने एक साइड पे उसकी जो टेस्टिस है दे आर प्रेजेंट, एक साइड में जो ओवरीज हैं दे आर प्रेजेंट. तो एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट हैं. दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म इज बाइसेक्सुअल. ऑलराइट. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बी एग्जाम्पल. उसमें दे हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ कॉकरोच. कॉकरोच की एग्जाम्पल गिवन है, ध्यान से देखो. कॉकरोच में उन्होंने मेल वाला अलग से दिया हुआ है और उसके नीचे फीमेल वाला जो है वो अलग से दिया हुआ है कॉकरोच. राइट? दैट मीन्स दीज आर यूनिसेक्सुअल, क्योंकि मेल विल रिप्रेजेंट द टेस्टिस, दे आर द मेल गोनाड्स, एंड फीमेल विल रिप्रेजेंट द ओवरीज, दे आर द फीमेल गोनाड्स. Gonads means reproductive organs. Okay, that means cockroach is representing the unisexuality. Then third, C पे एक plant दिया हुआ है named as chara. Right? It is a pteridophyte. Pteridophyte क्या होते हैं? जिनकी whole body जो होती है that is diploid, containing 2n set of chromosomes. Chara is the example given in your NCERT. ध्यान से देखो, उसकी example में भी it is showing bisexuality. एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों गिवन है. उसका तो इस तरीके से गिवन है, उसका जो फीमेल पोर्शन है वो ऊपर है और मेल पोर्शन जो है नीचे है. फीमेल इज रिप्रेजेंटेड एज oogoneum और जो मेल पोर्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एंथेरिडियम. अंडरलाइन करते जाओ, नोट करते जाओ. दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़ सकते हम. क्लियर? उसके बाद फोर्थ, डी एग्जाम्पल इज गिवन. दैट इज एग्जाम्पल इज Marchantia. This is the plant. It is bryophyte. You know what bryophytes are? They are named to be the amphibians of plant kingdom. They can survive. They can live on both land as well as in water. इनके लिए water बहुत ज़रूरी है for fertilization processes. हम genetic transfer में इसको थोड़ा सा और explain करके बात करेंगे. अभी फिलहाल की इसकी example पे चलो. Marchantia. It is showing unisexuality. It is unisexual. राइट? हाउ? ध्यान से देखो उसकी डायग्राम में, उसमें दो अलग अलग मेल थैलस अलग से है और फीमेल थैलस अलग से गिवन है. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये इससे पहले भी ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका हुआ है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, वहाँ पे ना डायग्राम बनी हुई थी, दोनों की डायग्राम. अब ध्यान से देखो तो मेल और फीमेल थैलस दोनों एक जैसे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है देखने में. लेकिन उसके ऊपर जो फीमेल के ऊपर और मेल के ऊपर जो
उसके पार्ट्स गिवन है ना, मेल इज हैविंग द एंथेरिडियोफोर and female portion it is having archegoniophore. जिनके पास तो है एनसीईआरटी वो तो देख पा रहे होंगे अच्छे से, आर्कीगोनियोफोर। तो उस एग्जाम में जो क्वेश्चन था ना, इन दोनों की डायग्राम गिवन थी अनलेबल्ड, ये कुछ भी लेबल नहीं था। आपको डायग्राम देख के आपको पहचानना है कि ये कौन सा प्लांट है, कौन से फीचर्स हैं इनके, तो इनका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व करना अपनी बुक्स में, अपनी डायग्राम्स में। जो मेल है ना, इन केस ऑफ दिस मार्केंशिया, मेल और फीमेल थैलस, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है उनमें, बिल्कुल सेम दिखते हैं। लेकिन जो मेल वाला ऊपर पोर्शन है एंथेरिडियोफोर, और जो फीमेल वाला है, दे लिटिल बिट दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। जो फीमेल है उसके जो पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मेल वाला एंथेरिडियोफोर है, दैट इज वेरी मेसी। देखो जरा ध्यान से, जैसे मेल है उठे नहाया ऐसे ही चला गया बस, और फीमेल्स दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, है ना, अच्छे से मेकअप एंड ऑल दे आर डूइंग। तो फीमेल इज, उनके जो फ्लावर्स हैं दे आर वेल डेकोरेटेड एक्चुअली। अगर हम अप्रोप्रिएट टर्म यूज करें, आप याद करने के लिए कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो फीमेल उसके आर्कीगोनियोफोर्स होते हैं, दे आर वेरी वेल डेकोरेटेड, लेकिन मेल्स के केस में एंथेरिडियोफोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो दिस कुड बी द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन देम, देन डू रिमेंबर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट, योर एग्जाम्स, MCQs, objectives point of view. All right. And fifth example is given of sweet potato, which is actually showing the bisexual flower. A bisexual flower क्या होगा? Obviously, if it is named as bisexual, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। इनके केस में देखो ध्यान से, सेंटर में there is the presence of the female portion, और साइड में फ्लावर के the male portion is present. This male is called as stamen and this female portion is called as pistil. राइट तो एक ही फ्लावर में अगर दोनों प्रेजेंट हैं, देन दे आर कॉल्ड एज द बाइसेक्सुअल। आपकी बुक में जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ स्वीट पोटैटो। आई होप इट इज क्लियर। देखो एनसीईआरटी की कोई भी डायग्राम, कोई भी चीज कुछ भी नहीं छोड़नी, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप यू ऑल हैव मार्क्ड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। सब कुछ आपने एक एक चीज नोट कर ली होगी, ठीक है, साथ साथ प्रिपेयर करते जाओ अपने नोट्स। अच्छा, मैंने आपको बताया जो फ्लावर्स हैं बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं ना बच्चे, अब यूनिसेक्सुअल है इसका मतलब एक प्लांट बॉडी में एक ही गेमीट प्रेजेंट होगा, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव होगा। इफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट, that male reproductive organ in case of unisexual flower is called as stamen, right, and the flower is called as staminate. This term is again very important. और अगर female part होगा which is called as carpel or pistil, then the flower is also called as pistillate. Do remember this. Okay. अच्छा, हम बात कर रहे थे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना। उसमें हम फर्स्ट इवेंट्स की बात कर रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस आ रहे हैं, गेमीटोजेनेसिस और गेमीट ट्रांसफर। तो हमने बात कर लीजिए जो गेमीट्स हैं, गेमीटोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स कैसे, किस तरीके के होते हैं, कैसे हो, सिंगल हो तो क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया उनके बारे में, राइट। लेकिन थोड़ा सा आपको सेल डिवीजन के बारे में भी समझना पड़ेगा। हालांकि आई नो आप +1 में ये चैप्टर पढ़ चुके हो, बट थोड़ा सा इफ समवन एनी ऑफ यू जिसको नहीं पता इसके बारे में, तो पहले इसको जानना पड़ेगा, तभी हम थोड़ा सा आगे चल पाएंगे। तो सेल डिवीजन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविजन्स, वन इज माइटोसिस एंड अदर वन इज मियोसिस, ठीक है जी। अब जो तो ऐसी बॉडीज हैं विच आर ओवरऑल हैप्लॉइड इन नेचर, जैसे अगर हम बात करें हैप्लॉइड होंगी तो कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। इट कुड बी द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के केस में हो सकती हैं हैप्लॉइड बॉडीज, है ना, और सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गे। इनफैक्ट ब्रायोफाइट्स में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं विच मस्ट बी कंटेनिंग ओवरऑल हैप्लॉइड बॉडी, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें डिप्लॉइड यानी कि डबल डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा। कुछ प्लांट्स भी हैं ऐसे टेरिडोफाइट्स, है ना, जिम्नोस्पर्म्स,
एंजियोस्पर्म्स, दे ऑल मस्ट बी हैविंग द डिप्लॉयड ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम एनिमल्स की या ह्यूमन बीइंग्स अलग से बात करें तो वी ऑल आर कंटेनिंग डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अब हमारे केस में जो सेल डिवीजन होगी दैट कुड बी माइटोसिस, दैट कुड बी मियोसिस, दोनों में से कोई भी हो सकती है। फर्क क्या है, जो माइटोसिस है ना दैट लीड्स टू द इक्वेशनल डिवीजन। प्लीज डू रिमेंबर बच्चे, माइटोसिस मींस इक्वेशनल डिवीजन। जैसे हम ये बात करें इनकी जिनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द ऑर्गेनिजम्स, अब n जो है वो n/2 नहीं हो सकता, इट विल, अगर ये डिवाइड होगा है ना, तो अगर इसकी मेयोसिस होती है, कोई भी ऐसी डिवीजन होती है इसमें हाफ हो जाए क्रोमोसोम, तो n विल बिकम n/2 विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। तो इट नीड्स टू मेंटेन इट्स प्लॉइडी इनटू नेक्स्ट जनरेशन बाय फॉर्मिंग अगेन n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। आई होप आप सबको समझ आ रही है। तो इन दैट केस द डिवीजन विच टेक्स प्लेस इज माइटोसिस, जिसमें n will represent the n number of chromosomes into its coming generations, because mitosis means the equational division। लेकिन अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो 2n will be reduced to n with the help of meiosis, because it is considered as the reductional division। It will divide into half and forming the n bodies। ये आपके बनेंगे गैमीट्स। प्लीज समझो इस बात को। अब ये क्योंकि सेक्सुअल की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे केस की बात कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग्स के केस में, तो हमारा जो दिस 2n इट विल बी फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म द हैप्लॉइड बॉडी गैमीट्स। इसको हम बोलते हैं मियोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मियोसाइट, ध्यान से समझो। Myocyte is actually the cell which further differentiates and forming the gametes। और मैंने आज के लेक्चर की स्टार्टिंग पे आपको बताया है gametes will always be having haploid set of chromosomes। Getting my point? I hope you do understand। अगर नहीं समझ आ रही, मैं थोड़ा सा और elaborate कर देती हूँ। अच्छा, हम बात करते हैं, मान लो ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के केस में यू नो वेरी वेल, आपको अच्छे से पता है, जो मेल गेमीट्स हैं दे आर स्पर्म्स। तो स्पर्म्स जो हैं दे विल बी हैविंग, अब ये मेल गेमीट है, दीज आर हैप्लॉइड, है ना, गेमीट है, n होंगे, तो ये शुरू से n नहीं है। स्पर्म्स जो हैं दे हैव फर्स्टली दे वर स्पर्मेटोगोनिया। वो स्पर्मेटोगोनिया जो था दैट वाज डिप्लॉयड इन नेचर व्हिच फर्दर डिफरेंशिएट इनटू स्पर्म्स एंड फॉर्मिंग द हैप्लॉइड बॉडी। समझ आई? आपके पास क्या है, हैप्लॉइड। जब ये हैप्लॉइड और उधर से फीमेल गैमीट ओवम, ओवम में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट। जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो ये बनाएंगे डिप्लॉयड बॉडी, राइट। जाइगोट जो होगा दैट विल बी डिप्लॉयड। हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है, मेरे को लगता है यहाँ से अब आपको समझ आ जाएगी। देखो जाइगोट बना, जाइगोट आगे फर्दर डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? बाय माइटोसिस। जितने भी सेल्स बन रहे हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, माइटोटिक डिवीजन होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। When it comes to the formation of our germ cells, जब sperm और ovum ने बनना है, then there will be the process of meiosis, and it will reduced into n and form the haploid set, which will further fuse and forming the zygote। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। Still, if you are not getting my point and you are not able to understand and having any query or doubt, then you can just share in the comments below। Alright, तो हमारे पास जो gametes आएंगे they will always be haploid। आपको मैंने 2 terms बतानी थी which are very important for our further next topic, that is myocyte and gametes। And I hope अब आपको इतना पता लग चुका होगा what is myocyte and what are the gametes। अगर हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर एंड में इसको कंक्लूड करूं तो सिंपल सी बात है, हमारे पास 2 तरह के सेल्स हैं इस टाइम पे। वन आर द myocytes, अदर वन आर द gametes। जो myocytes होते हैं they are having 2n सेट, मतलब डिप्लॉयड इन नेचर,
and gametes are always haploid in nature. That means n number of chromosomes will be present. ठीक है, myocytes are those which will further differentiate and form the haploid gametes. Okay, अब आपके इसी NCERT बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे एक टेबल गिवन है, उसको निकालो. उसमें एक साइड पे कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम गिवन है, उसके साथ उन्होंने कुछ मियोसाइट्स गिवन है और कुछ गेमीट्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गिवन है, और बहुत सारी जगह पे ब्लैंक्स गिवन है, फिल इन द स्पेसेस. राइट, करना क्या आपने, जैसे वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज गिवन इज ह्यूमन बींग्स. अब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता कि ह्यूमन बींग्स के केस में जो मियोसाइट हैं, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दे आर 46. दैट मीन्स गेमीट्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन गेमीट्स आर 23. ये सभी को पता है. राइट, और ये गिवन भी है. आपकी जो आगे फर्दर जो भी उन्होंने गिवन है, जैसे सपोज नेक्स्ट आई थिंक इज हाउस फ्लाई. तो हाउस फ्लाई के केस में जो नंबर जो मियोसाइट है दैट इज हैविंग द क्रोमोसोम नंबर दैट इज 12 एंड देयर गेमीट्स कितने आ जाएंगे गेमीट्स, इसको हम रिड्यूस कर देंगे बाय हाफ, मेयोटिक डिवीजन हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाय 2 इट विल बिकम 6. तो ऐसे पूरा टेबल जो है यू कैन फिल इट अप बाय योरसेल्फ, कर सकते हो. अगर आपको इधर 6 गिवन होता तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 12 आ जाता. अगर आपको इधर का गिवन है उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके गेमीट्स आ जाएंगे. बच्चे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस टेबल में से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके. दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, बाकी का पूरा टेबल ऐसे होने आप खुद कर सकते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ साथ साथ कि उनको तो वो तो आपके फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए. इसके आगे चलते चलते देयर इज वन एग्जांपल ऑफ फ्रूट फ्लाई. फ्रूट फ्लाई गिवन है आपको. फ्रूट फ्लाई, एक तो इसका आपने साइंटिफिक नेम याद करना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ये नोट कर लो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको देयर वाज अ साइंटिस्ट है टीएच मॉर्गन. उसने अपनी पूरी जेनेटिक्स में ना हर जगह इस ड्रोसोफिला का यूज किया है फॉर द एक्सपेरिमेंट. इसलिए तो इसका मॉर्गन को इनफैक्ट फ्लाईमैन भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज फ्लाईमैन, क्योंकि हर जगह इसने अपनी ये जो फ्रूट फ्लाई उसको घुसाया हुआ है फॉर द वेराइटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स. तो फ्रूट फ्लाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके जो मियोसाइट नंबर है दैट इज 8 इन नंबर, तो ऑटोमेटिकली गेमीट्स का नंबर कितना हो जाएगा 4. इट विल रिड्यूस बाय हाफ. समझ आई. उसके बाद नेक्स्ट आई थिंक देयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ फर्न. इसके नेक्स्ट ही है शायद. देयर इज एग्जांपल ऑफ अ फर्न हु इज नेम्ड एज ओफियोग्लोसम. देखो ध्यान से मिला, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपने करने सारे हैं, मैं बस इंपॉर्टेंट वाले बता. ओफियोग्लोसम इज द नेम ऑफ दैट फर्न. फर्न्स क्या होते हैं, टीरोफाइट्स में आते हैं. ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके आई थिंक नंबर ऑफ गेमीट्स गिवन है शायद 630. तो मियोसाइट्स कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बिकम 1260. दे आर हैविंग मतलब वेरी मच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर. तो इन दैट केस दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वन मोर राइस प्लांट होगा बीच में. राइस प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके जो मियोसाइट्स होते हैं दे आर 24, तो इट विल रिड्यूस बाय हाफ, दैट विल बिकम 12. ओके, एक और है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट इट कुड बी द केस ऑफ पैराडॉक्स, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इसका मियोसाइट नंबर जो है ना बटरफ्लाई का दैट इज अप्रॉक्सीमेट आई थिंक इट इज 380 नंबर. तो 380 अगर मियोसाइट नंबर है तो इसके गेमीट्स रिड्यूस होकर कितने हो जाएंगे, इट विल बिकम 190. राइट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बटरफ्लाई का जो साइज होता है दैट इज टू स्मॉल, है ना. और अगर इसका केस देखें, ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और टोटल, और इसमें कितने 380, मतलब 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना से भी ज़्यादा इनफैक्ट. राइट, तो साइज का कोई लेना देना नहीं है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम से. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चंस. ऑलराइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से इन सब चीज़ों को जो भी हमने आज पढ़ा समझा, these all things are very important. Okay, and I'll surely try to complete this chapter within 1 or 2 days.
ठीक है, हमारे पास 2 इवेंट्स रह गए हैं, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तब तक कीप रिवाइजिंग ऑन दिस कंटेंट एंड प्रिपेयर योर नोट्स. Alright, so if you like my video, then do share it with your friends. Keep watching, stay tuned. Thank you and keep smiling.